आइए सीधे इतिहास के उस पन्ने पर चलते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। आज हम भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना का निष्पक्ष विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पूरे उपमहाद्वीप की दिशा ही बदल कर रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1764 के बक्सर के युद्ध की। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों और इसके क्या नतीजे निकले। जरा सोचिए, एक व्यापारिक कंपनी ने पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर कैसे कब्जा कर लिया। मतलब ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि कैसे कुछ व्यापारी जो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के इरादे से यहां आए थे, वो एक इतने विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस बड़े बदलाव की कहानी बक्सर के इसी युद्ध से गहराई से जुड़ी हुई है। आइए मिलकर इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं। हमारी आज की इस चर्चा के 5 मुख्य बिंदु रहेंगे। पहला, युद्ध की पृष्ठभूमि और इसके कारण। दूसरा, बक्सर के युद्ध में शामिल प्रतिभागी। तीसरा, युद्ध का परिणाम। चौथा, 1765 की इलाहाबाद की संधि। और अंत में इस युद्ध का ऐतिहासिक महत्व। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, युद्ध की पृष्ठभूमि और कारण। 1764 के बक्सर युद्ध को ठीक से समझने के लिए हमें इससे कुछ साल पीछे के अशांत माहौल को देखना होगा। कहानी शुरू होती है 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को एक कठपुतली नवाब बना दिया था। लेकिन अंग्रेजों की मांगें इतनी बढ़ती जा रही थी कि उन्हें पूरा करना मीर जाफर के लिए भी नामुमकिन हो गया। नतीजा, 1760 में अंग्रेजों ने उसे सिर्फ 15,000 रुपए की पेंशन थमाकर कुर्सी से हटा दिया। फिर गद्दी पर बिठाया गया उसके दामाद मीर कासिम को। अब मीर कासिम कोई कठपुतली नहीं रहना चाहता था। 1762 में उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर ली, जो उसकी आज़ादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और इसी खींचतान का नतीजा था कि 1764 में बक्सर में युद्ध भड़क उठा। अब इस पूरे विवाद की जो सबसे बड़ी जड़ थी, वो थी दस्तक और फरमान। असल में कंपनी के अधिकारियों ने 1717 में मिले इन व्यापारिक विशेषाधिकारों का भारी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। वे इसका इस्तेमाल कंपनी के फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के निजी व्यापार के लिए कर रहे थे। इससे हो ये रहा था कि बंगाल के नवाब को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। जाहिर है, ये मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच एक बहुत बड़े टकराव का कारण बन गया। जैसा कि हमने बात की, मीर कासिम एक स्वतंत्र और मजबूत शासक बनना चाहता था। इसलिए उसने एक बेहद साहसिक या कहें विद्रोही कदम उठाया। उसने सभी पारगमन शुल्कों को ही खत्म कर दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि अब भारतीय व्यापारी भी बिल्कुल उसी स्तर पर व्यापार कर सकते थे जिस स्तर पर ब्रिटिश व्यापारी करते थे। उसने अंग्रेजों को कोई भी विशेष अधिकार देने से साफ मना कर दिया। और तो और उसने विदेशी विशेषज्ञों की मदद से अपनी सेना को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया। अब अंग्रेज, जो हमेशा से स्पेशल ट्रीटमेंट के आदी थे, इन कदमों से बुरी तरह भड़क गए और बस इसके बाद युद्ध होना तय हो गया। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, बक्सर के युद्ध के प्रतिभागी। तो जब 22 अक्टूबर 1764 को गंगा नदी के किनारे युद्ध का बिगुल बजा, तो आमने सामने आखिर था कौन? तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ 3 बड़ी शक्तियों का एक बहुत बड़ा गठबंधन था। इसमें शामिल थे मीर कासिम, जो व्यापारिक अधिकारों के हनन से गुस्से में था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो बंगाल से अंग्रेजों को पूरी तरह खदेड़ना चाहता था। और इन तीनों के सामने खड़ी थी ब्रिटिश सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो। सच कहें तो ये एक बेहद ऐतिहासिक और निर्णायक मुकाबला था। भाग 3, युद्ध का परिणाम। बक्सर के मैदान में जो हुआ, उसने भारतीय राजनीति का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये विशाल गठबंधन बहुत ही तेजी से ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मीर कासिम तो अपनी सेना को वहीं छोड़कर युद्ध क्षेत्र से ही भाग खड़ा हो गया। बाकी बचे 2 बड़े नाम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और नवाब शुजाउद्दौला, उन्हें अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस एक जीत ने सचमुच अंग्रेजों को रातों रात पूरे उत्तरी भारत का निर्विवाद शासक बना दिया। इस हार के बाद बंगाल का हश्र बहुत ही बुरा हुआ। अंग्रेजों ने तुरंत उसी पुराने मीर जाफर को फिर से सत्ता पर बैठा दिया, लेकिन फिर से महज एक कठपुतली बनाकर। इसके अलावा कंपनी ने अपनी सेना का खर्च निकालने के लिए बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव को अपने कब्जे में ले लिया। आगे चलकर जब मीर जाफर की मौत हुई तो उसके नाबालिग बेटे को गद्दी दी गई, लेकिन असली पावर अंग्रेजों की ही मुट्ठी में रही। और फिर 1772 आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशन के इस दिखावे को भी खत्म कर दिया और बंगाल का पूरा कंट्रोल सीधे अपने हाथों में ले लिया। अब आते हैं भाग 4 पर, इलाहाबाद की संधि, वर्ष 1765। देखिए,
मैदान में मिली सैन्य जीत तो महज एक शुरुआत भर थी। इस जीत को कानूनी रूप से एक स्थायी वर्चस्व में कैसे बदला गया, आइए इसे समझते हैं। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में एक मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई थी, उन्होंने युद्ध के बाद कागज और कलम के जरिए वो काम कर दिखाया जो शायद तोपें भी नहीं कर पाई थी। 1765 में इलाहाबाद में 2 अहम संधियों पर साइन किए गए। इन दस्तावेजों ने हारने वाले शासकों की संप्रभुता को पूरी तरह खत्म कर दिया और भारतीय उपमहाद्वीप को कानूनी तौर पर पुनर्गठित कर दिया। चलिए पहले पहली संधि को देखते हैं, जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई। उसे मजबूर किया गया कि वो इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र मुगल सम्राट को सौंप दे। इसके साथ ही बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को संपत्ति के पूरे अधिकार दे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ अंग्रेजों की कूटनीति देखें। उन्होंने अवध को सीधे अपने कब्जे में नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इसे मराठा और अफगान आक्रमणों से अपनी सीमाओं को बचाने के लिए एक बफर स्टेट यानी एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। और युद्ध के हर्जाने की रकम कितनी थी? पूरे 50 लाख रुपए। जी हां, शुजाउद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी को हर्जाने के रूप में इतनी विशाल धनराशि देने के लिए मजबूर किया गया। उस जमाने में ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। इसने अवध के खजाने की कमर ही तोड़ दी। अब बात करते हैं दूसरी संधि की, जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। ये संधि तो और भी ज्यादा विनाशकारी थी। सम्राट को इलाहाबाद में कंपनी के संरक्षण में, या यूं कहें कि एक तरह की नजरबंदी में रख दिया गया। और सबसे बड़ी बात, इसके बदले में सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, यानी सीधे सीधे कहें तो टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और इसके बदले में क्या तय हुआ? रक्षा, पुलिस और न्याय जैसे निजामत कार्यों के लिए शाह आलम द्वितीय को कंपनी को हर साल 53 लाख रुपए का भुगतान करना था। जरा सोचकर देखिए, जो कभी पूरे भारत का महान सम्राट हुआ करता था, वो अब अपने ही देश के एक हिस्से को चलाने के लिए एक विदेशी कंपनी को पैसे दे रहा था। और अब हम आ गए हैं भाग 5 पर, युद्ध का ऐतिहासिक महत्व। इस पूरी चर्चा के अंत में आइए देखते हैं कि इस युद्ध का इतिहास पर क्या और कितना गहरा प्रभाव पड़ा। अगर हम 1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर के युद्ध की तुलना करें तो अंतर बिल्कुल साफ है। प्लासी का युद्ध मुख्य रूप से कूटनीति, धोखेबाजी और राजनीतिक चालों से जीता गया था, लेकिन बक्सर का युद्ध पूरी तरह से आमने सामने के मैदान में लड़ा और जीता गया। इस जीत ने ब्रिटिश सेना की ताकत का लोहा मनवा दिया और साथ ही देशी सेनाओं की जो बुनियादी कमजोरियां थीं, उन्हें पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। इस हार ने महान मुगल साम्राज्य के बचे खुचे सम्मान को भी मिट्टी में मिला दिया। मुगल सम्राट अब महज एक पेंशनभोगी और अंग्रेजों के हाथ की रबर स्टैंप बनकर रह गए थे। भारत में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में मुगल साम्राज्य की कहानी प्रभावी रूप से यहीं खत्म हो गई। बक्सर की इस जीत ने ब्रिटिश विस्तार के लिए एक तरह से हाईवे तैयार कर दिया। बंगाल और बिहार का जो अपार राजस्व था, वो अब सीधे कंपनी के खजाने में जा रहा था। इससे उन्हें एक बेहद मजबूत आर्थिक आधार मिला और दिल्ली तथा आगरा के दरवाजे उनके लिए अपने आप खुल गए। लेकिन इसी हार और अंग्रेजों की बढ़ती ज्यादतियों ने भारतीयों के मन में एक गहरा आक्रोश भी भर दिया। यही वो आक्रोश था जो अंदर ही अंदर सुलगता रहा और दशकों बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी आग बना। और यहीं पर हम आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को विराम देते हैं। जाते जाते ये सोचना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे 1764 के उस एक दिन के युद्ध और इलाहाबाद में साइन किए गए कुछ दस्तावेजों ने एक ऐसी औपनिवेशिक नींव रख दी जिसने 1947 तक, यानी लगभग 2 शताब्दियों तक पूरे भारत का भाग्य तय किया। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास के ऐसे ही पन्नों और उनके पीछे की कहानी को समझने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा।